दूरत विलंबित छंद के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम इसके अर्थ के बारे में जानेंगे कि भाई द्रुत विलंबित जो छंद है इसका स्वरूप क्या है। तो देखिए, द्रुत विलंबित छंद, ये द्रुत विलंबित शब्द है वो उसमें दो शब्द है, एक तो है द्रुत, दूसरा है विलंबित। द्रुत का मतलब होता है शीघ्रता से अर्थात थोड़ा जल्दी, और विलंबित का मतलब होता है धीरे धीरे अर्थात धीरे धीरे चलते हुए। तो इस छंद का जो नाम है द्रुत विलंबित क्यों रखा गया, वो इस शब्द के अंतर्गत ही अर्थात इस छंद के नाम के अंतर्गत ही इसका सार छिपा हुआ है। जैसे द्रुत विलंबित यानी इस छंद की जो गति होती है वो पहले थोड़ी शीघ्रता से होती है, और शीघ्रता से होने का मतलब है जैसे हम छंद का उच्चारण करते हैं तो उसमें छोटी छोटी मात्राएं होती हैं जिससे हम थोड़ा शीघ्रता से पढ़ देते हैं उसको, यानी द्रुत गति से पढ़ा जाता है। फिर दीर्घ मात्राएं आ जाती है यानी दीर्घ गण होते हैं, बड़ी मात्राएं होती हैं, तो फिर वो धीरे धीरे पढ़ा जाता है। अब आप कहेंगे कि छंदों में ऐसा क्यों होता है, तो देखिए हम ये समझते हैं कि वे छंद होते हैं वो एक गीत के माध्यम से अर्थात गेय व्यवस्था के माध्यम से पढ़े जाते हैं। भाई हमने इसकी परिभाषा के बारे में पहले भी जाना था कि छंद किसे कहते हैं, जिन पद्यों में या श्लोकों में यानी गण, मात्रा अर्थात विराम या इस प्रकार से गणना व्यवस्था का एक विशेष नियम होता है उसे हम छंद कहते हैं। तो इसी प्रकार से सभी छंदों का अपना अलग अलग स्वरूप होता है। इसी प्रकार से ये अपना द्रुत विलंबित छंद है। इस द्रुत विलंबित के अंतर्गत दो शब्द है, एक द्रुत और एक विलंबित, यानी छंद को पढ़ते समय प्रारंभिक गति थोड़ी द्रुत होती है और इसके बाद में थोड़ा सा धीरे धीरे रुक करके चलना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये द्रुत विलंबित छंद है। अब हम इसके बारे में, इसके जो लक्षण है इसके बारे में जानेंगे कि भाई द्रुत विलंबित छंद है उसमें कितने वर्ण होते हैं, किस प्रकार का ये छंद है, कौन कौन से इसमें गण होते हैं। तो देखिए, द्रुत विलंबित एक समव्रत छंद है, यानी हमने आपको पहले ही बताए थे कि भाई छंद है जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो वार्णिक छंद होता है और दूसरा मात्रक छंद होता है। अब जो वार्णिक छंद होते हैं वो वर्णों की गिनती की जाती है और वो उनको व्रत भी कहते हैं, और ये तीन प्रकार से होते हैं, एक तो समव्रत, दूसरा अर्धसमव्रत, तीसरा विषमव्रत। तो ये समव्रत का मतलब जिन छंदों के चारों चरणों में समान वर्ण हो, इस प्रकार के छंदों को हम क्या कहेंगे, समव्रत छंद कहेंगे। इस प्रकार से द्रुत विलंबित छंद है, इसके भी प्रत्येक चरण के अंतर्गत 12-12 अक्षर होते हैं, 12-12 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से ये समव्रत छंद की कोटि में आता है। अब हम इसके लक्षण के बारे में जानेंगे। तो देखिए किस प्रकार से इसका लक्षण है। तो लक्षण है द्रुत विलंबितम आह नवौ भरौ। तो भाई इसमें सीधा जो शब्द का अर्थ है या इस वाक्यांश का जो अर्थ है बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है हमें कि द्रुत विलंबित माने द्रुत विलंबित छंद होता है। आहा का मतलब होता है कहा गया अर्थात कहा जाता है, यानी द्रुत विलंबित छंद उसे कहा गया है अर्थात उसे कहा जाता है नभौ भरौ, जिसके प्रत्येक चरण के अंतर्गत 12-12 वर्ण होते हैं, अर्थात न से नगण, भय से भगण, आगे का भय से भगण और र से रगण। यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत 12-12 वर्ण हो और जिसमें नगण, भगण, भगण और रगण ये गण व्यवस्था हो तो उसे हम द्रुत विलंबित छंद कहते हैं। इस प्रकार से ये जो द्रुत विलंबित छंद का जो लक्षण है आपके सामने है, और ये याद करने में हमें ज़्यादा भी कठिनाई नहीं पड़ती है, इसको हम सीधे सरल तौर पर याद कर सकते हैं। द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ, यानी जिस छंद में नगण, भगण, भगण और रगण होते हैं उसे द्रुत विलंबित छंद कहा गया है। इसके प्रत्येक चरण के अंतर्गत 12-12 वर्ण होते हैं। इसका अर्थ भी आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं और यह आपको याद हो जाएगा। इस प्रकार से ये है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, भगण, भगण और रगण तथा प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण हो तो वह द्रुत विलंबित छंद होता है। इस प्रकार से आपके सामने ये द्रुत विलंबित छंद का जो लक्षण है हमने स्पष्ट किया। अब इस द्रुत विलंबित छंद के उदाहरण यानी इसके जो गण होते हैं किस प्रकार से
व्यवस्थित होते हैं, किस प्रकार से इसकी गण व्यवस्था होती है, कैसे लगाते हैं, तो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। क्योंकि ये छंद कोई सा भी हो, पद्य किसी भी प्रकार का हो, कोई सा भी श्लोक हो, लेकिन यदि हमें उस छंद का लक्षण याद है तो हम उसमें तुरंत ही उस छंद का नाम बता सकते हैं कि भाई इस श्लोक में ये छंद है। तो अब हम द्रुत विलंबित छंद पढ़ रहे हैं, तो इसको उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि भाई द्रुत विलंबित छंद के अंतर्गत जो नगण, भगण, भगण और रगण होते हैं उनको किस प्रकार से लगाते हैं। क्या ये फिक्स 12-12 चरणों वाला वो 12-12 वर्णों वाला होता है? तो देखिए इसका एक उदाहरण है, आपके सामने है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम का उदाहरण है कि अभिमुखे मयि सरहतम ईखितम हास्यतम अन्य निमित्त कथा उदयम विनय बारित वृत्तितस्तया ने विव्रतो मदनो ने च संव्रतः। तो किस प्रकार से ये उदाहरण आपके सामने बहुत ही सरल और सीधा उदाहरण है। तो ये किस प्रकार की बातें हैं, इसमें एक बार आपको अर्थ भी बता देता हूँ इसका, कि भाई जब शकुंतला अपनी सखियों के बारे में इस प्रकार से, वो सखियों से इस प्रकार से बात करती है राजा दुष्यंत के बारे में, तो सखी पूछ लेती है कि भाई आपको वो कैसे लगते हैं, राजा दुष्यंत के बारे में आपके क्या विचार है, किस प्रकार से। तो वो क्या कहते हैं शकुंतला कि अभिमुखे मयि संहृतम ईखितम, यानी मेरे द्वारा देखने पर, यानी जब वह मेरे सामने मुख किए रहते हैं तो मैं उनके साथ देख लूँ तो वो क्या कर लेते हैं, मुंह को फेर लेते हैं। अभिमुखे मयि, मेरे द्वारा उस देखने पर, संहृतम ईखितम, यानी देखने पर वह हमेशा मुख को फेर लेते हैं। हास्यतम अन्य निमित्त कथा उद्यम, और कोई दूसरी बात कहने के बहाने हंस पड़ते हैं, यानी वो किसी भी बात का बहाना बना लेते हैं और वहाँ हंस पड़ते हैं। विनय भारत वृत्ति ततस्तया न विव्रतो मदनो नैच संव्रत, यानी इस प्रकार से विनय के द्वारा रोका गया वह जो पुरुष अर्थात राजा दुष्यंत है, उनकी स्थिति इस प्रकार से है कि वो ना तो खुल कर के कहना चाहते हैं और ना ही किसी बात को छुपाना चाह रहे हैं, अभी तो संकेतों में स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये साधारण आपको मैंने अर्थ बतलाया है। तो अब इसके हम गण व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो देखिए ये 4 चरण है और चारों चरणों में 12-12 वर्ण हैं, गिन सकते हैं आप। तो इस प्रकार से ये चारों चरण हैं, उनमें हम मात्रा लगाएंगे। जो हमने लगाया है गण है कि भाई पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में और चौथे चरण में क्या क्या होंगे, यानी नगण, भगण, भगण और रगण। तो अब नगण में कौन कौन सी मात्राएं आती है, भगण में कौन कौन सी आती है, मैंने आपको मात्राओं का जो गण निर्धारण व्यवस्था उसके अंतर्गत आपको बताया था। एक अक्षर की यानी 600 मात्रा की 1 आती है और दीर्घ मात्रा की 2 आती हैं, और जहाँ संयुक्त अक्षर है उससे पहले का वर्ण दीर्घ होता है, और जहाँ पर अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण है उसका भी दीर्घ होता है। तो देखिए जिस प्रकार से इसमें दे रखा है अभिमुखे, तो ए है वो छोटा है, बी छोटा है, मुँह छोटा है। तो इस प्रकार से अभी में ये तीनों छोटे हैं, तो ये इसमें तीनों डंडे एक एक आगे छोटे आ गए। तो ये कौन सा होगा, न सल अर्थात नगण। फिर आगे खे बड़ा है तो इसमें बड़ी लगा दी हमने। मैं छोटा है तो मैं के ऊपर लगा दी यह छोटा है, यह छोटी, ये तो भगण होगा भानस। अब देखो सै पे अंकी बिंदी लग रही है तो ये बड़ा वैसे भी होगा, बाद में री में ऋषि आदि लगी हुई तो ये पहले भी बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। तो इस प्रकार से सै को बड़ा किया है, एक है बड़ा, ये बड़ा नहीं करेंगे इसको, छोटा, तय छोटा तो भानस हो गया। अब मी बड़ी है तो बड़ा, खे छोटा है छोटा, तम में अंग लगा हुआ, तो इस प्रकार से मी के तम को हमने क्या कर दिया, राजभा। तो इस चरण में क्या हो गया, नगण, भगण, भगण और रगण, इस प्रकार से अपन के गण हो गए। ऐसे ही दूसरे चरण में देखिए ह सी त, नगण, मन्य ने, तो देख आधा न है तो मैं बड़ा हो जाएगा, यह छोटा है छोटा, न छोटा है छोटा। फिर मी तय बड़ा, तय आधा है तो मी बड़ा हो जाएगा, तय और कै छोटे छोटे हो जाएंगे, तो इसमें भी भानस हो जाएगा। फिर थो द य, बाद में हलंत है तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये राजभा हो गया। इसी प्रकार से इस छंद के अंतर्गत है, यानी इस लाइन के अंतर्गत है, आपको चारों चरणों के अंतर्गत ठीक तरीके से यहाँ पर गण व्यवस्था को बताया गया है। इस प्रकार से आप अन्य जो भी उदाहरण है
भाई हमें देखो पाठ्यक्रम के हिसाब से जो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो छंद है वो पूछे जाते हैं अपन के सेकंड ईयर में। बाकी हम जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में तैयारी करते हैं तो उसमें किसी भी उसमें ये वादकता नहीं होती कि भाई छंद उससे ही पूछे जाएंगे। कहीं कहीं भी ऐसा मतलब कर दिया जाता है, निषेध भी कर दिया जाता है कि भाई अंत जगह से अर्थात दूसरी जगह से ये नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ अभिज्ञान शाकुंतलम से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से सिलेबस के अनुसार हमें ये छंदों को करना पड़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे छंद पद्य श्लोक या किसी भी ग्रंथ का हो, किसी भी लेखक का हो, किसी भी पुस्तक का हो, लेकिन यदि हमें उस छंद का लक्षण याद है, हम गण मात्रा निर्धारण करना जानते हैं, हम छंद की विशेषताएं जानते हैं, हम छंद का महत्व जानते हैं, हम छंद की परिभाषा जानते हैं, तो हमें उस श्लोक के अंतर्गत किसी भी प्रकार से गण निर्धारण करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो हम उसका ठीक तरह से वहाँ पर गण व्यवस्था करके और छंद का नाम बता सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा उदाहरण हुआ। तो आप भी और दूसरा उदाहरण है उसको अभ्यास करके देखें। एक उदाहरण और है आपके पास में, देखिए अगला उदाहरण है जिसको आप समझेंगे। तो देखिए ये एक उदाहरण और है आपके सामने। नव पलाश पलाश बनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतान्तम लतान्तमलोकयत से सुरभीम सुरभीम सुमनोभरई। तो इस प्रकार से इस छंद के पहली लाइन के अंतर्गत मैंने गण लगाया है। तो नगण, भगण, भगण और रगण है। अगले 3 चरणों के अंतर्गत आप भी गण व्यवस्था लगा करके और इसको अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये समझ में आ गया होगा। और यदि आपको इस प्रकार की ये पीपीटी के माध्यम से छंद का जो अध्यापन है, ऑनलाइन टीचिंग है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको एक चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके वीडियो के नीचे एक लाल बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, और उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।